नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है संवाद के आज के इस अंक में। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसे आप तक लाने के लिए, ताकि संवाद जारी रह सके। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं कला को समर्पित एक चित्रकार अशोक कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने अपने जीवन के 37 वर्ष के एक संस्थान में एज ए टीचर गुजारने के बाद और साहित्य, कला और चित्रकारी में अपना जीवन देते हुए कैसे एक कला को आगे बढ़ाया, उस विषय पर आज हम अशोक जी से बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए और संवाद के लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक है। चलिए, तो जैसा मेरा पहले प्रश्न रहता है कि मेरे दर्शक आपसे जुड़ सके, इसलिए पहला प्रश्न रहेगा कि पृष्ठभूमि क्या है? मैं अशोक कुमार गुप्ता जन्म से बिहार राज्य का रहने वाला हूँ और अब तो उत्तराखंड का निवासी कहा जाऊंगा, क्योंकि 46 साल हमारे यहाँ 46 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं। तो मेरा जन्म हुआ था बिहार, दरभंगा जिले के अंदर एक कमतौल जगह है। कमतौल के निकट अहिल्या स्थान है, जहाँ भगवान राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार हुआ था। तो वहीं मेरा जन्म हुआ था। बहुत अच्छी फैमिली हमारी थी। हमारे दादाजी के वक्त में, मतलब जो कह सकते हैं पैसे से भी समृद्ध थे हम लोग। संपन्न। हाँ, और बहुत ही सज्जन, धर्म के प्रति रुझान। तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो ये चित्रकारी का शौक जो है, हमारे चाचा जी कुछ कुछ बनाते रहते थे। तो मैं बचपन से उनको देखता था, तो वहीं से इसकी जागृति हुई, वहीं से शुरुआत हुई और हमने जो है उनको देख देख के कुछ कुछ करना शुरू किया। लेकिन बिहार उस वक्त में ऐसा था कि चित्रकला के बारे में किसी को कोई पता ही नहीं था कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ठीक है, हम अपना बनाते थे, पढ़ाई भी चलती थी। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा जो है मेडिकल में जाए। तो हमने वहीं से जो है 9th पास किया कमतौल से। उसके बाद में दरभंगा हमारा ननिहाल है, तो नाना जी के यहाँ ला के उन्होंने रख दिया कि भाई बायोलॉजी की पढ़ाई यहाँ है 10th 11th में, तो यहाँ पे पढ़ के ये क्वालिफाई करेगा तो मेडिकल में जाएगा। और हम वहाँ रहने लगे। लेकिन ये जो हॉबी थी पढ़ाई के साथ साथ ये भी चलती रही। तो हमारे पिताजी बड़े आध्यात्मिक थे, तो उनके आध्यात्मिक गुरु रहे हैं पंडित रामनंदन मिश्र, जो आज़ादी के समय में महात्मा गांधी के साथ जुड़ के रहे। और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब एक साथ के थे। हजारीबाग जेल में भी उन्होंने अपना समय गुजारा। बाद में जब उनको लगा कि राजनीति में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए, तो अध्यात्म में आ गया। तो अध्यात्म की ओर उनका रुझान हो गया। हाँ, अध्यात्म में आ गया। तो उनका जो है दादा कालीपद गुहर है, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं वो, तो उनके शरण में वो आए। और बाद में नागा बाबा तोतापुरी, जो भगवान रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, उनसे भी उनको दीक्षा मिली। तो हमारे पिताजी जाते रहते थे। तो एक मौके पर हमने बिहार में जो कांवड़ यात्रा निकलती है, तो सुल्तानगंज में जल भरा जाता है और फिर देवघर में चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो सुल्तानगंज में ही एक मंदिर है गंगा के बीच में, जिसको अजगैबी नाथ मंदिर कहते हैं। तो उसकी तस्वीर हमने बनाई, बहुत सुंदर, और उसका फ्रेम करवाया और फिर जाके उनको गिफ्ट दिया। तो बड़ा चौंके। चौंक के कहते, अरे लक्ष्मी नारायण, हमारे पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण था, अरे लक्ष्मी नारायण, तुम अशोक को क्या मेडिकल में भेजना चाहते हो? डॉक्टर तो बहुत हैं यहाँ, इसको किसी आर्ट्स कॉलेज में भेजो, बिहार को एक कलाकार मिल जाएगा। एक कलाकार मिल जाएगा। बहुत सुंदर। तो ये बात जो हमारा तो मन तो था ही, लेकिन इस बारे में कोई वहाँ जानकारी थी नहीं। बस लोग जानते थे कि पटना में आर्ट्स कॉलेज है, वहीं से हो जाएगा। तो बातचीत आगे बढ़ी। तो पंडित रामनंद मिश्र जो है पटना गए, तो
वहाँ उन्होंने उपेंद्र महारथी जो बिहार के आर्ट डायरेक्टर थे और एमएलसी भी थे, तो उनसे उन्होंने हमारे बारे में बात की। तो उनको सब बाबूजी बाबूजी कहते थे। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, इस लड़के को पटना आर्ट्स कॉलेज में क्या डालना है, इसको शांति निकेतन में भेजिए। बहुत सुंदर। हाँ, और वो खुद भी पद्मश्री थे, पद्मश्री उपेंद्र महारथी। तो शांति निकेतन की बात हुई तो इनका बहुत मतलब ये था सबसे जान पहचान। तो वहाँ पर एक एमपी थे अनिल चंदा करके, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ शांति वहीं पे वो रहते थे। उनकी मिसेज जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में रह रही थी, अब वो चित्रकार थी। तो वहाँ उन्होंने बात की। तो वहाँ उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप उनको भेज दीजिए, यहाँ कंपटीशन वगैरह में होता है, क्वालिफाई करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। तो वो भी वक्त आ गया, तो हम वहाँ से चल पड़े। अब कहाँ बिहार, कहाँ बंगाल। आज के दिन में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। फिर उस समय तो बहुत दूरी है। हाँ, और धीरू भाई अंबानी कहते थे ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात हो गई। लेकिन उस जमाने में तो हम लोग बच्चे थे तो लोग कहते थे किसी को आसाम मत भेजो, बिहार मत भेजो, उसको जादू से कुछ ये करके फिर ये वापस नहीं आएगा, इस प्रकार की बातें किया करते थे। फिर हम गए। अच्छा, आज देखते हैं कि बच्चों को कहीं पर भी जाना होता है तो उसके साथ में पेरेंट भी जाते हैं, माँ बाप भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाना होगा। हम लोग के वक्त में जो कुछ करना है अकेले करना है, तो हम अकेले वहाँ के लिए निकल गए, शांति निकेतन के लिए पहुँचे। जब वहाँ गए तो बड़ा विचित्र सा लगा, सब बंगला बोल रहे थे। जिस गेस्ट हाउस में हमारे रहने की व्यवस्था हुई, तो हमने यही ठाना कि हाँ, हम यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ, पता नहीं हमारी बात ना कोई समझ सकता है, ना हम दूसरे की बात समझ सकते हैं। इतने में एक बिहार का लड़का आ गया, जवाहर, मुजफ्फरपुर का। हम दरभंगा के थे और मुजफ्फरपुर का था। तो लगा कि चल एक आदमी एक तो मिला कम से कम। मिला। तो हमने बताया मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, तो उसने दवाई ववाई ला के दिया। फिर दूसरे दिन जब इंटरव्यू के लिए जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि अरे यहाँ तो हर स्टेट के लोग पहुंचे हुए हैं। शांति निकेतन में हर स्टेट से लेते हैं। थोड़ा फिर तब साहस बना। हाँ, तब साहस नहीं बना, बल्कि अब होने लगा कि अरे मेरा एडमिशन किसी तरीके से हो ही जाए। खैर एडमिशन मतलब वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुआ और 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं भी था। आप भी शामिल थे? हाँ, लेकिन वो मुजफ्फरपुर वाला लड़का जो था उसका नहीं हो पाया उस बार। तो खैर एडमिशन हो गई और उसी समय वही उन्होंने रोक लिया। कहने लगे कि नहीं, सो अब तो जब एडमिशन हो ही गया है, कंपटीशन क्वालिफाई कर गया, तो अब क्लासेस चलेगी, अब जब छुट्टी उट्टी होगी तब जाना है। तो वहाँ 2 बार छुट्टी होती थी, एक तो दशहरा के समय में जिसमें हम घर जा सकते थे, और एक गर्मी की छुट्टी होती थी। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं, मतलब 8 दिन काम चलता रहता है। हाँ, 7x24 आवर्स जिसको कहते हैं। बड़ा इतना अच्छा माहौल। हमारे टीचर्स ऐसे थे, जरा सा घमंड नाम की चीज नहीं, जमीन से जुड़े हुए। हाँ, ऐसे ही हवाई चप्पल पहन के आ रहे हैं, जा रहे हैं, और लोग हैं क्या, तो वर्ल्ड फेम के आर्टिस्ट हैं। उनके बीच रह के हमको पढ़ने का मौका मिला। कभी किसी चीज की जरूरत हुई पूछते, अरे अशोक पैसे वैसे की जरूरत है? हाँ, कुछ होगा तो बताना। मतलब सारे टीचर, ये नहीं कि 1-2 अच्छे हों। मैं तो कोई अगर पूछ दे, जैसे आजकल लोग कंपेयर करते हैं कि अरे फलना सर या फलना मैम तो बहुत अच्छे हैं, फलना तो ऐसे है वैसे है। इस प्रकार की कोई बात ही नहीं थी। हर डिपार्टमेंट के और सबके सब हेल्प करने को तैयार। ये नहीं कि ये बिहारी है, हम बंगाली हैं, ऐसा किसी प्रकार की कोई फीलिंग वहाँ नहीं थी। एक परिवार के जैसा। वाकई शांति निकेतन जिसको कहते रविन्द्रनाथ टैगोर का आश्रम, वाकई में आश्रम का ही वातावरण था। और समय से पढ़ना और समय से
सुबह में हम लोग जाते थे, जब एडमिशन हो गया तो सुबह में हम लोग की क्लास होती थी 7:30 से लेकर 11 बजे तक। उस समय पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे, आउटडोर स्केचिंग के लिए ले जाते थे। बाहर में ड्राइंग कीजिए, वाटर कलर कीजिए, ऑयल पेंटिंग कीजिए। तो जैसे फर्स्ट ईयर में तो मेनली ड्राइंग वगैरह ही करते थे, सेकंड थर्ड ईयर में जाके लोग पेंटिंग बनाते थे, आउटडोर पेंटिंग। और दोपहर के बाद 11 बजे हम लोग का हो जाता था लंच ब्रेक। तो उस समय हम लोग भागते थे किचन, सब कैंपस में ही था, वहाँ जाके खाना वाना खाया, आए, थोड़ा आराम किया, और 2:30 बजे जो है लाइब्रेरी में जाना होता था। कला भवन की लाइब्रेरी थी वहाँ पर, जैसे हर कॉलेज का नाम भवन भवन करके था। अच्छा। जैसे कला भवन मतलब आर्ट्स कॉलेज हो गया, संगीत भवन तो म्यूजिक का हो गया, हाँ, शिक्षा भवन वो साइंस का हो गया, विद्या भवन आर्ट्स का हो गया। इस प्रकार से भवन भवन करके ही नाम दिया हुआ था। तो कला भवन की लाइब्रेरी में हम लोग जाते थे, हजारों किताब, कोई और अंत नहीं, और उसको लेके पढ़ना। यहाँ तो लोगों ने कला को ऐसा आम बना दिया, किसी ने 2 आम बना दिए, केला बना दिया, कुछ अरे ये लड़का तो बड़ा कलाकार है। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज के लिए जो है पढ़ना पड़ता है। हाँ, जैसे MBBS के लिए 5 साल पढ़ना है, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है, वैसे ही आर्ट के लिए भी पढ़ना है। किसी भी चीज को है, हीरा भी तब तक हीरा नहीं होता जब तक उसको तराशा ना जाए। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप अपने बारे में खुद ही नहीं जज कर सकते कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अपने आप आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारा वजूद क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम किसके साथ में बिल्कुल बैठ उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वहाँ पर शुरू हुई। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारा पहला टॉपिक मिला फ्लावर स्टडी, कि भाई एक फूल बनाना है। तो हमारे पास में एक, वो उस समय में कार्ड वगैरह चलते थे ना, नए साल वगैरह पे लोग कार्ड भेजते थे, तो कार्ड को देख के हम बनाने लगा। हमारे टीचर आ गए, सबको देखा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। हाँ, वो लोग खैर बंगला में ही, बंगला हिंदी मिक्स करके बोलते थे, हम आपको हिंदी में ही बता रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो, किसी दूसरे की कविता अगर तुमने अपनी हैंडराइटिंग में लिख ली तो वो तुम्हारी थोड़े हो जाएगी। चंद शब्द तुम्हारे हो, भले ही वो बहुत ही अच्छी ना हो, लेकिन वो कही जाएगी कि ये तुम्हारी कविता है। बिल्कुल सही बात। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चारों तरफ बाग ही बाग है, बगीचे हैं, फूल हैं, पौधे हैं, सब कुछ है। गुलाब का फूल बनाना है, जाओ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ो, देखो कि उसकी पंखुड़ियाँ कैसी होती है, उसके पूरे पेड़ का कैरेक्टर कैसा होता है, उसका पत्ता कैसा होता है, और तब जो स्टडी करके उस आधार पे जो तुम बनाओगे वो तुम्हारा कहा जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ, तो वहाँ शुरू से ही मौलिकता की ओर जो है अग्रसर करा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ये चीजें बहुत कम जगह पे हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट ईयर हमारा पूरा हुआ, सेकेंड ईयर में भी आ गए, और थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन होता है। फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक और डिजाइन, चारों। और जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो किसी एक चीज में जिसमें आपकी ज्यादा रुचि हो वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। हाँ, तो हमने पेंटिंग ली। तो पेंटिंग आपने कौन सी विधा में लिया? नहीं, वो तो सारी विधाओं में करना पड़ता है। हाँ। स्पेशली आप कौन सी विधा में करते हैं? हम करते हैं ऑयल में, ऑयल पेंटिंग। हाँ, पहले वाटर कलर भी करते थे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी शैली हो गई ना, हमारी जो अपनी पहचान बनी वो ऑयल पेंटिंग से, और अपनी हमारी शैली है पेंटिंग की, आपको मैं उसके फोटोग्राफ्स वगैरह बिल्कुल भेजूंगा। तो इस प्रकार से शुरू हो। जब थर्ड ईयर आ गया तो हमने इतना वर्क वगैरह कर लिया, तो हमने उस समय पटना में ही एक 1 मैन शो करने का ठाना। बहुत सुंदर। हाँ, और वहाँ पे हमारा 1 मैन शो हुआ, और उसका इनॉग्रेशन वही उपेंद्र महारथी जो है उन्होंने अपने कर कमलों से किया, और उसके विशिष्ट अतिथि थे पटना कॉलम। अंग्रेजों के टाइम में जो कला चली मुगल और राजस्थानी पेंटिंग के बाद में, उसको कंपनी शैली भी बोलते हैं और पटना शैली भी बोलते हैं।
तो पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार थे ईश्वरीय प्रसाद वर्मा, वो भी हमारे एग्जीबिशन में विशिष्ट अतिथि के रूप में है। लास्ट पेंटर ऑफ पटना कॉलम। उसके बाद में कोई था ही नहीं, लोप हो गया उसका। धीरे धीरे मतलब बहुत सारी प्रागैतिहासिक काल से जो भी पेंटिंग बनती गई, बनता गया, चेंजेस आते गए, एक गया दूसरा खत्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ जैन मिनिएचर होता था, पहले मिनिएचर पेंटिंग, जैन मिनिएचर, उसके पहले होता था ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, जो पेंटिंग के ऊपर में ताल पत्र पे बनाते थे तो कुछ कुछ लिखा करते थे। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में फिर स्क्रॉल पेंटिंग हुआ, बड़े बड़े लंबे जो है बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजा लोग पेंटिंग बनवाते थे और उसको लपेट के रखते थे, जब कोई गेस्ट वगैरह आता था उनको तो खोल के दिखाते थे, तो उसको कहा जाता है स्क्रॉल पेंटिंग। ये सब यहाँ जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, जब तक वैसे पढ़ाने वाले भी ना मिलेंगे, तब तक जानकारी नहीं होगी। आजकल लोगों को पता नहीं है, आजकल लोग बिल्कुल मूर्छा में जी रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो पेंटिंग की भी अपनी ये है। उसके बाद हुआ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में, जिसमें राजपूत पेंटिंग मेनली शुरू हुआ राजस्थान से। और जब मुगल आ गए तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या राजपूत पेंटिंग हो रहा है, हमारा शासन है तो हमारी पेंटिंग होनी चाहिए। तो उसी में से कुछ कलाकार को लेके और उन्होंने अपने तरह से कि हम जैसा कहेंगे वैसा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए उसको कहा गया कोट पेंटिंग। अच्छा। हाँ, और राजस्थानी पेंटिंग है, चित्रकार अपने फ्री होके जो मन हो रहा है वो हम बना रहे हैं। तो ज़्यादातर इसमें अपने हिंदू धर्म को लेके कृष्ण लीलाओं के ऊपर में बनाया गया है और रामायण पे भी बनाया गया है। बनवाया अकबर ने भी, अकबर बादशाह के टाइम में भी रामायण पे चित्र बना है, महाभारत पे बना है, लेकिन साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इसमें मुगल स्कूल की छाप है और ये राजस्थानी स्कूल की है। जब वो खत्म हुआ है, जब अंग्रेज लोग आए तो कहने लगे कि जब हम आ गए तो हमारी ये होनी चाहिए, तो वो ब्रिटिश के जो कलाकार थे कुछ लोगों को बुलाया और यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज खोल दिए और वहाँ पे उन्होंने अपने उन टीचर्स को लगाया और फिर पूरी कंपनी शैली हावी हो गई। राजपूत भी दब गई और मुगल पेंटिंग भी दब गई, कंपनी शैली चालू हो गई। और पटना एक ऐसा जगह था जहाँ से उनका व्यापार अच्छा चलता था, तो इसलिए एक पटना शैली भी कहते हैं और कंपनी शैली भी कहते हैं, तो वो चलना शुरू हो गया। फिर जब बंगाली स्कूल का स्थापना हुआ, अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो देश आज़ाद होना है, जब सब लोग अपनी जान दे रहे हैं तो कलाकार कम से कम अपने कला को तो आहूत करे उसमें। बहुत सुंदर। हाँ, और तब उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो है स्थापना की। हाँ, स्थापना की। उसमें ईवी हेवेल जो उस समय मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे अंग्रेज, उनके मन में आया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही रास्ता है, जब देश इनका आज़ाद होगा क्या ये जिंदगी भर गुलामी में ही काम करते रहेंगे। तो उन्होंने अवनीन्द्रनाथ ठाकुर को कहा कि तुम अपना स्टाइल डेवलप करो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो अजंता है, एलोरा है, ये सब का स्टडी करो और जापान चीन वगैरह की कला ये सब स्टडी करके एक अपना एक आर्ट निकालो। अपना आर्ट। हाँ, तब उन्होंने वाश पेंटिंग निकाला। वाश पेंटिंग की शुरुआत वहीं से हुई और फिर उनके साथ बहुत सारे कलाकार, उनके स्टूडेंट्स वगैरह जुड़ गए और तब कंपनी शैली को ये लोग अवॉइड करने लगे, छोड़ते चले गए। हाँ, और एकदम भारत माता की तस्वीर बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई मतलब अपने इंडियन जनजीवन को लेके और अपने इंडियन स्टाइल में इसमें काम करने लगे। बहुत हाँ, तो वाश पेंटिंग के साथ साथ टेम्परा भी चला। हाँ, और होते बंगाली स्कूल बहुत अच्छा छा गया और बहुत बड़ा सहयोग रहा। जब हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो गांधी जी ने नंदलाल बोस, जो मास्टर मोसाई भी उनको कहते हैं, कला गुरु नंदलाल बोस, वो अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे, उनसे कहा कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है तो कुछ ऐसा बनाओ जो कि लगे कि हाँ
ये इंडिया का जो है सब कुछ दिखना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने गांव के हल जोतते हुए, कुछ करते हुए, पूजा पाठ करते हुए बहुत सारे हरिपुरा पैनल के चित्र बनाए। तो इस प्रकार से फिर तिरंगा झंडा का भी बदलाव हुआ, और होते होते फिर जो है अपनी एक कला डेवलप हुई, बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से चारों तरफ ये छा गया। तो खैर बात हमारे से कहीं और चली गई। नहीं, कहीं और नहीं, ये हाँ, बहुत जरूरी है, ये इतिहास है हमारा। हाँ, ये पॉडकास्ट के माध्यम से कम इतिहास है कि बहुत सारे जो आज का चित्रकार है उसको ये जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जानकारी है हमें, मुझे अच्छा लगा कि आप पॉडकास्ट से फ्लैशबैक में चले गए। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि जो गेस्ट मेरे सामने बैठे उनको फ्लैशबैक में ले जाना। आप अपने जीवन को आप दोबारा से जी रहे हैं उन सब चीजों को। तो ये वहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई शांति निकेतन में। उसके अलावा मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसकी अलग लाइब्रेरी थी, वहाँ भी हम लोग शाम में जाते थे। वहाँ भी दुनिया भर की किताबें हर सब्जेक्ट की, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। जाइए, जो भी चीज़ लेना है लीजिए। और हम लोग का एक कार्ड बना हुआ था, उस कार्ड से चाहे आप तो सेंट्रल लाइब्रेरी से या अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से किताब इशू करा सकते थे। बिल्कुल, हाँ। और किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं। हमने आज तक देखा नहीं कि हमारा अटेंडेंस कैसे हो रहा है। हाँ, एकदम परिवार के जैसे, जिसको कहते हैं शांति निकेतन के जैसा, हमने वैसा कहीं पर वातावरण नहीं देखा। अच्छा, आज यहाँ पे कोई एजुकेशन है, और अब लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं था। वहां पर भी था वैसे ही, लेकिन पवित्रता के साथ में। आजकल जो बिल्कुल ही अजीब तरह का हो गया है। अभी इसी से मुझे एक चीज याद आई। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था। विजडम स्कूल के जो संस्थापक है हमारे जोशी जैन साहब, जोशी जैन साहब ने एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली। तो उस पोस्ट में उन्होंने 40 साल में एक छात्र और एक छात्रा के परिधान में जो बदलाव आए हैं उसको बड़ा डिटेल से डाला। कि एक जब 40 साल पहले एक साड़ी में जाने की परंपरा थी स्कूल के अंदर, वो तो बिल्कुल लुप्त हो गई। और वो किसी यदा कदा कार्यक्रम में अब टीचर पहन के चली जाए तो एक अलग बात है। तो वो धोती कुर्ता, ये मतलब पूरे 40 सालों के दौरान परिवेश कैसे कैसे बदले। और आज हम किस स्थिति में है वो तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार का वहाँ पे माहौल था, लेकिन बहुत ही पवित्र, शालीनता के साथ, कोई गंदगी नहीं। हमारे क्लास में थी एक लड़की शंपा दास करके, जब म्यूरल क्लास हम लोग का चलता था, कहीं दूर जाना होता था तो अपने साइकिल पे हमें भी बिठा लेती थी। हाँ, कि तुम कैसे जाओगे उतनी दूर तक, आओ बैठो हम ले चलते हैं। हाँ, लेकिन हर चीजों में मतलब किसी प्रकार का कोई विचारों में विचार दूषित नहीं थे, विचार दूषित नहीं थे। विचार कल जो है, कल हम उनके साथ बैठे थे, उन्होंने बुलाया था, जो पतंजलि विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं, उनके साथ उन्होंने कल बड़ी बात, ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अशोक जी, धनुष की विद्या रावण को भी थी, धनुष की विद्या राम को भी थी, गदा की विद्या भगवान हनुमान जी को भी थी, अब गदा की विद्या जो है दुर्योधन को भी थी। कोई कम नहीं था, लेकिन उसके उपयोग अलग थे। एक धर्म के लिए लड़ रहा था और एक अधर्म के साथ में था। बिल्कुल, दोनों बराबर थे, कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन एक धर्म के साथ था, एक अधर्म के साथ में था। तो वही बात हो गई। उस समय का जो कोई एजुकेशन था या कुछ था, शांति निकेतन में ही था। और जगह तो खैर लड़कियां अलग जाती थी, लड़के अलग जाते थे, प्रोफेसर क्लास में लेके अपने साथ जा रहे हैं, ला रहे हैं। लेकिन आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं, मतलब इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ के बच्चे वहाँ न पढ़ते हों, इसलिए उसका नाम ही उस समय पड़ा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। विदेशी भी हमारे साथ में थे, तो बड़ा अच्छा। और आज के माहौल को देखते हैं तो वही बात उनकी याद आती है कि दुर्योधन के पास भी गदा था। बिल्कुल सही बात हनुमान जी के पास में भी था। ये दोनों का वही, दोनों का पक्ष अलग अलग था। एक धर्म के साथ था, एक अधर्म तो हमको उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। हमने कहा कि आज हम आपके साथ आके जो है, यहाँ पर आके हमको बड़ा कुछ सीखने को मिला।
आज ये चीज मैं सीख के जा रहा हूँ आपके पास से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसे करके हमारा 3rd ईयर पूरा हुआ और हमने पटना में एग्जीबिशन किया 1 मैन शो। हमारे प्रिंसिपल जो थे दिनकर कौशिक, उन्होंने बड़ा अच्छा संवाद भी लिख के दिया और पंडित रामनारायण मिश्र जो हैं वो भी बड़े खुश हुए कि भाई इस लड़के को हमने भेजा, और हमको वहाँ पर स्टेट स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हो गया था शांति निकेतन में, ये मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन वहाँ पे बिहार में स्टेट स्कॉलरशिप नहीं था, तो जो वहाँ पे शिक्षा मंत्री थे रामराज सिंह उनका नाम था उस समय, वो इनके यहाँ आते थे। अच्छा। पंडित रामनारायण मिश्र के यहाँ सारे बड़े बड़े लोग, राम मनोहर लोहिया वगैरह सब आते जाते थे उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई मेरा एक बच्चा है वो शांति निकेतन में पढ़ रहा है, देखो दूसरे स्टेट वाले जो है अपने स्टेट में जिस चीज़ की पढ़ाई नहीं है, अगर उसकी पढ़ाई के लिए दूसरे स्टेट में जा रहा है तो स्कॉलरशिप देते, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं बाबूजी सब हो जाएगा। फिर वो स्टेट स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गया। तो वो हमें मिला, क्योंकि ये था 75 रुपीज, स्टेट वाला था 100 रुपीज। और हम लोग के कंपटीशन क्वालिफाई करके गए थे तो कोई खर्चा नहीं था। आजकल बाप रे बाप लोग कितना खर्चा करते हैं पढ़ाई में। 55 रुपये किचन चार्ज और 10 रुपये ट्यूशन फी, 10 रुपये हॉस्टल चार्ज, 75 रुपये में सारा काम हो जाता था। और अलग जो भी कुछ खर्च करना है वो अपना कीजिए। लेकिन उस प्रकार का वहाँ पर जैसे आजकल बिल्कुल ही कॉमर्शियल हो गया है, पिज्जा है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आदमी खर्चा करे तो क्या करे। हाँ, लेकिन वहाँ पर हर चीज इतना भरपूर था कि किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती ही नहीं थी। हाँ, ये तो ये हो गया ना पाश्चात्य संस्कृति जो हम पे हावी होती जा रही है ना, तो वो हर चीज में हावी हो रही है। वो हमारे कपड़ों में, वो अब करते करते हमारे किचन तक घुस गई, हमारे टेबल पे आ गई, चीजें उसी ने बदल दी। वरना रहन सहन आज भी उतना महंगा नहीं है। जब लोग बात करते हैं महंगाई की, तो रहन सहन महंगा नहीं है, आपकी ख्वाहिशें महंगी है। अगर आप जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, अगर उस परिकल्पना से आप जीना चाहो तो आज भी जीवन उतना महंगा नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे हमारी बेटी है वो डॉक्टर है, हमारी बेटी कंपटीशन से क्वालिफाई की, उसको पढ़ाने में हमको केवल 2,500 रुपये महीने खर्च हुए। देखो, केवल 2,500, और कहने में भी कंपटीशन से क्वालिफाई किया इसने, और MBBS तक पढ़ाया। उसके बाद में इंटर्नशिप मिल गया तो उसमें खुद उसको 6,500 रुपये मिलने लगे। फिर उसके बाद में PG में सिलेक्शन हो गया तो उसमें 22,000 रुपये मिलने लग गया। तो वही बात है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप पैसा दे के फैसिलिटी ले लो, हाँ, या फिर आप मेहनत करके फैसिलिटी ले लो। तो इसी प्रकार से जब हम वहाँ पे रहे तो इनके यहाँ भी आना जाना, और अनिल चंदा और रानी चंदा जी का जो नाम बताया, तो वो हमारे एक प्रकार से लोकल गार्जियन ही थे। जब भी जाते बहुत बहुत मानते थे। मतलब वहाँ के लोगों में हमने ये चीज देखा है ना, प्रेम स्नेह। हाँ, जबकि आजकल बंगाली बिहारी, बंगाली हिंदुस्तानी ये सब हो रहा है अभी तो थोड़ा, हाँ, लेकिन राजनीतिकरण ने गोल दिया है। उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं था, मजा आता था रहने का। उस समय हम याद करते हैं ना, वो हमारे लाइफ का गोल्डन पीरियड था वहाँ का। हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ उन सब चीजों को जब याद कर रहे हैं आप, तो मैं आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन महसूस कर बता तो रहे हैं कि किसी भी टीचर के बारे में कोई ऐसा था ही नहीं जिसकी हम बुराई कर सके। बहुत सुंदर, इतना ज्यादा ये था। जो वाइस चांसलर थे वो घूमते टहलते आके हमारे कला भवन के कैंटीन में ऐसे ही बैठ के कैंटीन वाले को कहते, अरे मुनि दा जरा चाय पिला दो, चाय पी। जब लोग आए, अरे सुरजीत दा आ गए, डॉक्टर सुरजीत चंद्र सिन्हा उनका पूरा नाम था उसमें, अब तो और होंगे, सुरजीत दी आ गए, अरे सब लोग पहुंच जाते थे वहाँ, कोई नहीं, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली VIP कल्चर हमारे हर सेगमेंट में आते आते कॉलेजों तक में भी चला गया। हाँ, और अब तो स्कूल का प्रिंसिपल है तो भी आपसे अच्छा से बात नहीं करेगा। हाँ। मतलब ये सोचो आज की डेट में इतना खराब हो गया है माहौल कि जो कुलपति हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बच्चों के लिए तो है, बच्चों के लिए अब बच्चों को उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। आज मैं अभी 2 दिन पहले ही एक किसी संस्था का देख रहा था,
तो 4 बच्चों को गाड़ी के सामने आना पड़ा अपनी बात कुलपति को कहने के लिए। हाँ, उनकी गाड़ी रोकनी पड़ी। तो मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि है। जो व्यक्ति उसी व्यवस्था के लिए बिठाया गया है, हाँ, आज हम अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हाँ, तो एक जो गुरु शिष्य की जो परंपरा का जो खंडन ही है, ये खंडन ही हाँ, कहूंगा मैं इसको, हाँ, क्योंकि वीआईपी कल्चर हर जगह हावी हो गया। हाँ, अब कुलपति तो ये सोच लिया कि जैसे मतलब भारत का राष्ट्रपति, ऐसे में कॉलेज का राष्ट्रपति, कुलपति। हाँ, ये सब ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, धीरे धीरे करके हमारी पढ़ाई जो है शांति निकेतन से पूरी हुई, और स्पेशलाइजेशन जो हमारा हुआ पेंटिंग का। जो हमारे टीचर वहाँ पे रहे हैं सारे वर्ल्ड फेम के थे, जैसे सोमनाथ होर थे ग्राफिक में, और किंकर दत्त थे स्कल्पचर में, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न स्कल्पचर इन इंडिया, मतलब भारतीय मूर्ति कला के पितामह, क्योंकि उनसे ही चेंज आया। नहीं तो पहले तो ट्रेडिशनल होता था, जैसे एलोरा में मूर्तियां बनी हैं, अजंता में बनी है, एलिफेंटा में बनी है, उदयगिरी है, खंडगिरी है, बहुत जगह। तो सबका उसको उन्होंने डिस्टोर्शन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ चेंज होना चाहिए, रामकिंकर बेज ने, जबकि इसके सब खिलाफ थे शांति निकेतन में। वो चोरी छुपे जो है पेंटिंग में, इसमें उसमें वो चेंज लाए। अब वही हुआ, जब एक ही बार जब वो सामने में आया तो एक धमाका हो गया कि भाई क्या ये बना। उनकी दो मूर्तियां जो हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली है उसके गेट पे खड़ी हैं, 32 फीट ऊंची है, स्टोन की बनाई हुई है, यक्ष और यक्षिणी की। अच्छा, हाँ, वो है मॉडर्न स्टाइल में। मतलब रामकिंकर बेज का नाम आप टाइप करेंगे गूगल में, फिर देखिए क्या आ जाता है। तो ये लोग हमारे गुरु रहे हैं, रामकिंकर बेज, दिनकर कौशिक, सोमनाथ होर, जिसको ग्राफिक का वर्ल्ड का 8वां चित्रकार, छापा चित्रकार कहा जाता था। तो इन लोगों के साथ में रह के हमारी शिक्षा हुई, और ऐसे करके हरिद्वार कब आना? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। फिर हम पास करके घर गए, तो इच्छा हुई कि चलो मास्टर डिग्री करना चाहिए। तो उस समय मास्टर डिग्री वहाँ नहीं था, केवल 2 जगह था मास्टर डिग्री, एक बीएचयू में और एक एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। बड़ौदा बहुत खर्चीला जगह था, बनारस थोड़ा नजदीक भी था, जा भी सकते थे। लेकिन जब वहाँ एडमिशन के लिए हम गए तो वो कहने लगे कि यार शांति निकेतन वालों को हम यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ, तो इसे बंगाली सब है, हाँ, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं तो लोग हमारा वैल्यू नहीं देते हैं, तो हम उसका क्यों वैल्यू दें। तो हम लोगों ने बताया कि भाई हम बंगाली नहीं है। एक हम थे, हमने कहा हम तो बिहार के हैं, एक लड़का यूपी का था, हरदोई का। हम दोनों आदमी, वो मूर्ति कला के लिए गया था और हम पेंटिंग के लिए गए थे। तो हमने जो जिनकी बात की, पंडित रामानंद मिश्र, जिनकी वजह से आज हम हैं, तो डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जो बीएचयू के चांसलर थे, मतलब बनारस के राजा, वो उनके भैगना थे। हाँ, और तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि सीट उट नहीं है कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में बताया गया सीट उट नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो बाहर के हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उनका तो एडमिशन होना चाहिए। तो हुआ कि ठीक है। तो वहाँ बड़ी कोशिश की गई कि हो जाए, किसी 4 महीने हम लोग लगे रहे, लेकिन बड़ौदा में एडमिशन हो जाता। मतलब केजी सुब्रमण्यम, वो भी आर्ट में जाने माने लोग हैं, वो शांति निकेतन के ही थे, तो उनके वजह से शांति निकेतन वालों को बड़ौदा में चांस मिल जाता था। लेकिन बहुत खर्चीला था, बहुत खर्चा पड़ता वहाँ जाने में। तो घर में लोग उतना ये नहीं कर पाए कि नहीं बहुत दूर है, जाने नहीं देंगे। तो वो ऐसे ही रह गया, और बनारस में कोशिश करते करते उसी समय वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जो कि पूरा यूनिवर्सिटी एक लंबे समय तक बंद हो गया। तो फिर हम भी आ गए। इसी बीच जो है हुआ कि चलो भाई, अब कहीं नौकरी उकरी तलाशी जाए, कहीं मिल जाए नौकरी तो ले लेंगे। तो दिल्ली का वैकेंसी निकला हुआ था एक, तो दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए हम पहुंचे।
और उसी समय एक सज्जन और पहुंचे, वो भी शांति निकेतन के ही थे, अपूर्व दा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ मुलाकात हो गई हम लोगों की, तो इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो उनकी मिसेज जो, हम तो अकेले थे, शादी उदी भी नहीं हुई थी, तो इंटरव्यू होने के बाद जो है उन्होंने हमसे कहा कि अशोक तुम हरिद्वार जाना चाहते हो? हम बोले क्यों? तो कहते हैं हम हरिद्वार में हैं, अब मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है। और वहाँ प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम जाओगे तो एक ढंग का आदमी हमको दे के जाओ, वो शांति निकेतन का ही होना चाहिए। तो हमने कहा कि अरे अपूर्वोदा, क्यों नहीं, हम चले जाएंगे हरिद्वार। तो कहने लगे ठीक है तुम जाओ घर, और हम फिर तुमको चिट्ठी लिखेंगे। उस समय तो चिट्ठी का जमाना था, फोन तो था नहीं, तो फिर तुम आ जाना, जैसे ही चिट्ठी मिले तुम आ जाना, देर मत करना। हमने कहा ठीक है। फिर हम घर गए, 15 दिन के बाद में हमारे पास में चिट्ठी आ गई। हाँ, 20 जनवरी 1980 को चिट्ठी मिली कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, प्रिंसिपल से हमारी बात हो गई। तो घर में सब लोग को मालूम हुआ, कोई क्या इतना दूर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उतना दूर नहीं जाना। होते होते हमारे पिताजी लेकिन कर्मठ थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको। एक हमारे सामने के पड़ोसी थे, उन्होंने कहा था कि नहीं अशोक, घर में बैठ के कोई फायदा नहीं, सो जो भी मिल जाए नौकरी छोड़ना मत, पकड़ लेना। फिर वहाँ से पिताजी पटना तक हमको छोड़े। उसके बाद हम मुगल सराय से दून एक्सप्रेस में बैठे, 5 बजे सुबह में यहाँ उतरे। उन्होंने कहा था ऐसे आ जाना। अब स्टेशन पर आए तो बिल्कुल खाली, तो यहाँ पर उस समय तांगा ही चलता था। उस समय का हरिद्वार तो बिल्कुल भिन्न होगा। हाँ, तो बोला कि 20 रुपए लेंगे, वहाँ पहुँचा देंगे। तो 20 रुपए, हमने कहा ठीक है चलते हैं। यहाँ आए तो कहते अरे इतने सवेरे सवेरे कैसे आ गए, यहाँ तो रास्ते में लूट लेता है। हाँ, हम बोले ये चीज तो आपने हमको बताया नहीं था, हमको क्या पता, हम तो आ गए आपके पास में। तो उनके पास आ गए। स्कूल का नाम क्या था? डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ, तो वो हमको ले गए, फिर तैयार करा के 25 तारीख को हम यहाँ पहुँच गए मॉर्निंग में। अब 25 को ही वो ले गए हमको उनके पास में। प्रिंसिपल उस समय मिस्टर धवन थे। ठीक है। तो उनसे बात हुई। साल कौन सा था? 1980। 1980। हाँ, और हम जाके जो है उनसे बातचीत किया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको रख लेते हैं। उन्होंने रख लिया और वो चले गए। तो ये सेक्टर 3 का जो पोस्ट ऑफिस है ना, जिसमें उसी वाले ब्लॉक में ऊपर में रहते थे ये केंद्रीय विद्यालय के टीचर, और नीचे में डीपीएस वालों को दिया हुआ था जगह। हाँ, टाइप 3 वाले ब्लॉक में। और सामने वाला जो था टाइप 2 का क्वार्टर, उसमें जो भी लेडी टीचर थी उसको उसमें दिया था रहने के लिए। तो टाइप 3 में 1 में 2 को रहना था। तो हम पहले नेगी जी हैं हमारे, आज भी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, तो उनके साथ में रहे। और बाद में एक म्यूजिक टीचर थे मिस्टर मोनी दास, फिर बाद में उनके साथ हम शिफ्ट कर गए। तो वहाँ पर जब डीपीएस के कैंपस बना तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ प्रिंसिपल साहब से बातचीत हुई, तो धवन साहब ने रख तो लिया था हमको, लेकिन किसी से जिक्र किया कि अरे ये क्या जो है मिस्टर साहू ने इसको दिया है। बाद में पता, उन्होंने खुद अपने मुंह से हमको बताया। हाँ, उनको लगा कि ये क्या करेगा। लेकिन जो 3 महीने का समय हुआ, 26 जनवरी में झांकी बनती है और वो झांकी फर्स्ट आ गई। बहुत सुंदर। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे एनुअल डे का प्रोग्राम हुआ। तो एनुअल डे का प्रोग्राम हुआ तो उसमें जो भी वर्क वगैरह करना था वो सब किया। और वो प्रोग्राम हुआ सरदार पटेल ऑडिटोरियम दिल्ली में, क्योंकि उस समय यहाँ पर इतनी व्यवस्था थी नहीं। और वो प्रोग्राम भी बड़ा सक्सेस हो गया। तो उन्होंने हमारा बनाया वो सब देखा। फिर उसी वक्त यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ, तो पूरे फील्ड का डेकोरेशन वगैरह सब हमने कर दिया। तो सब देख के उनको लगा कि अरे ये तो लड़के में दम है। दम है। वो एक ही चीज से चिढ़ते थे, क्योंकि मिस्टर धवन जो थे उनकी आदत थी कि पब्लिक स्कूल में काम करने वाला आदमी जो है अंग्रेजी बोले। अच्छा। वो अंग्रेजी, हिंदी वो बोलते नहीं थे।
बहुत ही मजबूरी में वो हमारे साथ ही हिंदी बोल पाते थे। तो उस वक्त में जब फाइनल इंटरव्यू वगैरह जो होता था तो दिल्ली में होता था, यहाँ कुछ नहीं होता था। ठीक है। तो दिल्ली में जो सोसाइटी की ऑफिस थी ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो वहाँ इंटरव्यू के लिए वहाँ इतने आदमी पड़े हुए, ये हमको लगा कि, तो म्यूजिक टीचर हमको बार बार कहे, गुप्ता जी अच्छा से इंटरव्यू देना है। हाँ, सो हमने धवन साहब को भी बोल दिया है, नहीं तो कोई और आ जाएगा। ये तो हम क्या, अब हम क्या करें भाई, जो भाग्य में होगा वही होगा। तो वहाँ गया इंटरव्यू, जो वहाँ पे जिन्होंने डीपीएस की स्थापना की थी मिस्टर दीनदयाल, मतलब बिल्कुल ही सफेद, लाल शुक्र सफेद पैंट और सफेद ये पहने, मथुरा रोड डीपीएस के प्रिंसिपल थे वो उस वक्त में, और वही सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी डीपीएस सोसाइटी की। तो और तिलक उलक लगाए हुए थे। तो जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि इसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने मेरे से हिंदी में ही बात की। हाँ, हिंदी में बात की। तो तब तक हमारे कई आर्टिकल वगैरह अखबार में छप चुके थे। जैसे किंकरदा पे लिखा था, एक विनोद बिहारी मुखर्जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं बंगाली स्कूल के, उन पे लिखा था। और जो एग्जीबिशन हमने पटना में किया था, और भी ग्रुप एग्जीबिशन किया था, और कई जगह हमारे पेंटिंग नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हो गए, वो सब अखबार की कटिंग वगैरह सब उनको दिखाए, तो इम्प्रेस्ड हो गए कि नहीं जरूर इसके अंदर कुछ दम है। और जो प्रिंसिपल यहाँ थे धवन साहब, जो चाहते थे कि 3 महीने की जो वहाँ कोई ना कोई मिल ही जगह रख लेंगे, उन्होंने हमारी जम के सिफारिश कर दी कि नहीं ये बहुत काम का है, 3 महीने में इसने वो कर दिया कि जो हम सोच नहीं सकते थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर। और हमको कंटिन्यू किया। तो जब यहाँ पे पहुँचे ऑफिस में, तो हमको बुलाए और कहते हैं, अरे तुम्हारे जगह पे तो हमको इंटरव्यू देना पड़ा। ऐसे ही पूछे। बहुत सुंदर। हाँ, सो क्या वहां पर शेर बैठा था कि बात तो तुम इतने डर रहे थे? हमने कहा मैं डर तो नहीं रहा था सर। नहीं नहीं तुम डर रहे थे। मैंने वहां पे बोला, मैंने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इनको 1 साल और देखिए, उसके बाद में फिर देखेंगे। हमने हाथ जोड़ दिया, हमने कहा धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद बहुत। लेकिन वो बड़ी कड़क थे धवन साहब, बहुत ही स्ट्रिक्ट। हाँ, तो उनके साथ में इसी बीच में नए सेशन में मिस्टर वीके वर्मा आ गए मथुरा रोड से, जो हम मैथ के टीचर थे। हाँ, उनकी भी किताबें मैथ्स की हर जगह पढ़ाई होती थी, और वो आ गए। उन्होंने हमारे बारे में सबको पता हो गया कि हरिद्वार दिल्ली के बाहर का पहला स्कूल है, फर्स्ट डीपीएस है हरिद्वार वाला। तो सबको पता लग गया था। तब तक हमारी चर्चा हो गई थी, जहाँ पे आर्ट का नामो निशान नहीं था यहाँ पे, वहाँ हमने पता नहीं क्या क्या कंपटीशन और ये वो सब कुछ करवा दिए। तो कितने साल सेवाएं आपने डीपीएस को दी थी? 37 साल 2 महीने। तो 37 साल 2 महीने में आपको एक बार भी विचार नहीं आया कि अब बदल लेना चाहिए, किसी नई ट्रेन को पकड़ लेना चाहिए? नहीं, हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसी बीच में वैवाहिक जीवन भी यहीं पे स्टार्ट हुआ? हाँ हाँ हाँ, हमारी मिसेज है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, एमएससी फिजिक्स हैं वो, पटना साइंस कॉलेज से। भाभी जी कहाँ से हैं? पटना साइंस कॉलेज से हैं वो। हाँ, तो हम लोग के समय में तो माता पिता की मर्जी से शादी उदी होती थी। बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे उनके पिताजी, चांस की बात है कि हमारे पिताजी का भी नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उनके पिताजी का भी नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब शादी का कार्ड छपा था तो लोगों को लगने लगा कि कहीं गलती तो नहीं होगी, गलती तो नहीं होगी। हाँ, एक भाई उनका है, उसका भी नाम अजय, हमारे भी भाई का नाम अजय। अरे हाँ, तो ऐसा कोई, इनके घर में सब लंबे लंबे हैं इनके, और अन्य भाई बहन वगैरह, और ये बिल्कुल हमारे हाइट के हिसाब से ही हैं। बहुत सुंदर। हाँ, तो लगातार समय, फिर उसके बाद फिर वर्मा जी जो है हमसे बड़े इम्प्रेस्ड हो गए। उन्होंने देखा तो चारों तरफ हमारा दखल था, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी, और हम हिम्मत नहीं हारते थे। झांकी बनती थी तो झांकी बनती थी, जो बनता था सब में हम लग जाते थे। इतना उनके ऊपर, उनका हमारे ऊपर में विश्वास हो गया है, इतना विश्वास हो गया कि
हमको अप्रिसिएशन लेटर की ढेर लगती चली गई। हाँ, और उसके बाद डीपीएस में एक म्यूरल आपने देखा होगा, मसाल लेके दौड़ता हुआ, वो मेरा बनाया, बहुत सुंदर। वो 81 में उन्होंने हमसे कहा कि अशोक तुम म्यूरल वगैरह बना सकते हो? हमने कहा कि हाँ, क्योंकि शांति निकेतन में ना इतना ठोक बजा के ना इतना पक्का कर दिया जा सकता है कि वहाँ का स्टूडेंट कहीं हार नहीं सकता। हमने कहा कि नहीं सर मैं बनाऊंगा। तो उस समय एशियाड चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसी टॉपिक पे बनाना है, तुम ड्राइंग करके हमको दिखाओ। फिर हमने ड्राइंग की, ड्राइंग कर ली और उसको उन्होंने कमिटी के सामने में रखा, अप्रूव हो गया। फिर टाइल्स वगैरह के बीटेक टाइल्स के दिल्ली जाके ऑर्डर हुए। ऑर्डर होने के बाद टाइल आ गया और उस समय मजदूर के जैसे समझे कि पैजामा कुर्ता पहन के और मचान के जैसा बना हुआ था, और उस पर रख के हमने पूरा म्यूरल, उस म्यूरल को जब उसका काम चल रहा था जमीन पे, तो उसको देखने के लिए मिसेज केएल पुरी, मिस्टर केएल पुरी उस समय हुआ करते थे बीएचईएल के चेयरमैन, तो उनकी वाइफ थी मिसेज केएल पुरी, हिंदू पुरी नाम था उनका, वो इंदिरा गांधी की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, तो वो आई यहाँ पे, तो भाई चेयरमैन की वाइफ आ रही, फर्स्ट लेडी ऑफ बीएचईएल, सब लोग आगे पीछे लगे हुए हैं। आर श्रीनिवासन जीएम थे, वो भी हमसे बड़े इम्प्रेस्ड हो गए थे, आर श्रीनिवासन। तो म्यूरल बनते हुए जो है उन्होंने देखा, बहुत खुश हुई और बहुत तारीफ कर गई। जब म्यूरल पूरा तैयार हो गया, 3 महीने लगे, उसी समय में फाइनल इंटरव्यू हुआ। फाइनल इंटरव्यू में सब लोग बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि भगत साहब थे गुरुकुल में, इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने हमारे म्यूरल के लिए 2 लाइन नीचे का लिखा हुआ था, कोटेशन आज भी है उसमें छपा हुआ। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई आपको कुछ पूछना हो तो आप इनसे पूछिए। तो उन्होंने कहा कि भाई गुप्ता साहब से हम क्या पूछें, इनके बारे में तो सारा वो जो बाहर में म्यूरल बन गया है वही सब बता रहा है। बहुत हाँ, तो चेयरमैन जो है वो प्रो वाइस चेयरमैन श्रीनिवासन जी सीधे कह के थैंक यू मिस्टर गुप्ता प्लीज। और ताजुब की बात है कि लोगों को एडहॉक में नौकरी मिलती है, फिर पीआरटी मिलता है, कुछ कुछ मिलता है, और हमको उन्होंने डायरेक्ट टीजीटी में हमारी बहाली कर दी। जब रिजल्ट आया तो हम, इसी बीच हमारा सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में हो गया घर के पास। अब ये प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि भाई गुप्ता जी हम तो आपको जाने नहीं देंगे, हमको टीचर बहुत मिल जाएगा लेकिन अशोक गुप्ता नहीं मिलेगा। सही बात है। अकेले थे उस समय, मन करता था चले जाए, फिर माथा पच्ची हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए, क्या करें नहीं करें। उसी समय केंद्रीय विद्यालय के टीचर, आपको बताया ना कि ऊपर में रहते थे, हम लोग नीचे में थे, वो कह रहे हैं बनियों का स्कूल है गुप्ता जी, यहाँ पर क्या रहना है, केंद्रीय विद्यालय है, आप जाइए। जो अभी वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हमारे जान पहचान के, 15 दिन का टाइम आपको दिला देते हैं, आप विचार कर लीजिए। उन्होंने उनसे कह के 15 दिन के टाइम ले लिए। होते होते उस समय हमारे वाइस प्रिंसिपल थे मिस्टर एमएम सिंह, उन्होंने एक कागज पे 2 लाइन, शाम के समय उनके यहाँ गया, सर मेरा दिमाग फेल हो गया, हम क्या करें। उन्होंने एक लाइन खींची कागज पे, कहने लगे वहाँ क्या फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल रही है, ये आप देखिए और फिर फाइनल कीजिए कि कहाँ रहना है। तो सारी फैसिलिटी डीपीएस के ही पक्ष में आ रही थी, क्योंकि इनका जो है जो ग्रेड था सैलरी का वो ज़्यादा अच्छा था केंद्रीय विद्यालय से, 1-2 इंक्रीमेंट ज़्यादा था। उसके बाद ये केवल 5 दिन था वीक में, और वो तो मंडे टू सैटरडे तक था। हाँ, और यहाँ हमको छुट्टी हो जाती थी 1:20 में, सुबह में जाते थे, 1:20 के बाद में एकदम फ्री। तो ये सब देख के लगने लगा कि भाई यही ठीक है। फिर वो कहने लगे कि यहाँ पर आपकी मर्जी से जो आप कह देते हो, जो आपके जुबान से निकल जाता है वही होता है, वहाँ पर आप गुरुजी बन जाओगे, वहाँ प्रिंसिपल आपका कहना नहीं मानेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में वहाँ कुछ है ही नहीं। सही बात है। और यहाँ तो आप जो, यहाँ प्रिंसिपल जो है पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल बादशाह होता है, लाखों खर्च कर दे कुछ कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी डीपीएस हिंदुस्तान का जाना माना स्कूल है, आपके बच्चे हैं फ्री में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ,
फिर आपके मिसेज जो हैं वो आ जाएंगी, उनको भी कहीं नौकरी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने फिर अंत में फाइनली हमने यही डिसाइड किया कि यहीं रह जाएंगे। तो उस समय हुआ कि चलो, तो प्रिंसिपल साहब हमारे बड़े खुश हो गए, रह गए। एक मौका और मिला, वही अनिल चंदा जी जिनके बारे में आपको बताया था, शांति निकेतन में थे, जो मतलब MP भी थे, वो उस समय ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के चेयरमैन हो गए। चेयरमैन होने के बाद में दुमका में एक पोस्ट खाली थी, तो दुमका बिहार में ही पड़ता था, अब झारखंड में आ गया है। तो हुआ कि क्यों न अपने स्टेट में शिफ्ट कर लिया जाए जब जॉब की अपॉर्चुनिटी है। उस समय भी उनको वो बहुत दुखी हो जाते थे, वो कहने लगे नहीं यहीं रहना है, तो वो भी गया। तीसरी बार जो है, जो फाइनल जिसको कहते हैं, हम और हमारे साथ एक बायो के टीचर थे, तो हम लोग छत पे बैठे हुए थे, ऐसे ही अखबार देख रहे थे, तो उसमें एक वैकेंसी देखी, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन बनारस की वैकेंसी। तो उसमें जो है निकला हुआ था लेक्चरर, और यहाँ हम टीचर थे, लेकिन उसमें दिया हुआ था कि फीमेल कैंडिडेट चाहिए। तो उन्होंने हमसे कहा, अरे गुप्ता जी आप ऐसे ही लिख के भेज दो। तो हमने लिख के भेज दिया, ऐसे कि ऐसे ऐसे मर गए कोई। उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए वहां बुला लिया। तो प्रिंसिपल साहब को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे जा रहा है इंटरव्यू के लिए। चले गए, पहुंचे वहां गए, तो उन्होंने हमसे कहा कि मिस्टर गुप्ता आप जो है यहाँ कैसे अप्लाई कर दिया? हाँ, जॉब द फीमेल के लिए। हाँ, तो हमने कहा कि सर पहले मेरा भी एक प्रश्न है कि आपने हमको बुला कैसे लिया? हाँ सही बात है। हाँ, आपने बुला भी तो लिया। तो सब हंसने लगे। फिर उसके बाद में 40 मिनट तक वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, और जो भी बैठे हुए थे, तो हम लोग उस समय में, आजकल तो गली कूचे में आर्ट स्कूल है, तो आर्ट कॉलेज है, ये है। उस समय हमने बताया ना कि M.Pharm के लिए केवल 2 जगह थी, BHU और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। और आज देहरादून में जाइए, लोग बुला बुला के कहेंगे, अरे हमारे यहाँ से मास्टर डिग्री कर लो, हमारे यहाँ से PhD कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये हाल हो गया। शिक्षण संस्थान आज की डेट में एक व्यापार के रूप में व्यापार के रूप में आ गया। तो 40 मिनट, तो उसमें से जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप हमको पहचानते हैं? हमने कहा सर कैसे नहीं, आपका इतना आर्ट फील्ड में नाम है, आप गज्जर साहब हैं, आपका ड्राइंग पर कितना मतलब महारत हासिल है, हैं? कौन नहीं, जो आपको नहीं जानता है वो आर्टिस्ट नहीं है। सही, बहुत हाँ, तो बड़े एक धीर साहब थे, उन्होंने भी पूछा। हमने कहा कि आपने तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके आप खास आदमी हैं, दाहिने हाथ हैं, और जो समीक्षावादी कला आंदोलन जो उन्होंने चलाया है उसके मुख्य धारा से आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे नहीं पहचानेंगे? उन लोगों ने लेटर टाइप कर दिया। लेटर लेके हम आ गए, यहाँ आ गए, तो प्रिंसिपल साहब ने देखा लेटर, कहते नहीं नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये आपको एडहॉक में रखा है, लड़कियों का कॉलेज है, आप अभी कुंवारे हैं, आप वहाँ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई बात हुई या बीच में हटा दिया तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, और हमारा टीचर अच्छा जो अशोक गुप्ता है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो फिर वहाँ पे चिट्ठी लिख के बात की गई कि भाई ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली वैकेंसी जो थी वो महिलाओं के लिए थी, तो हमने क्या किया है कि महिलाओं में से किसी को लिया ही नहीं, हमने इनको अलग से 6 महीने के लिए रखा है। 6 महीने के बाद में फिर वैकेंसी निकालेंगे, और उसके बाद में हम इनको रेगुलर कर देंगे। और भी अच्छा इंस्टीट्यूशन था, कृष्णा मूर्ति फाउंडेशन का। हाँ, तो फिर प्रिंसिपल साहब भी समझाने लगे, और भी कई लोग कहने लगे कि अशोक जी क्या जाने। धीरे धीरे रहते रहते हमको भी गंगा मैया से, हरिद्वार से मुंह हो गया। हरिद्वार से मोस्टली जो ज्यादा समय हरिद्वार में गुजार लेता है, हाँ, एक लगाव हो भी जाता है। वो कहावत है ना, जो जाए हरिद्वार वो भूल जाए अपना घर द्वार। हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। धर्म युग में ये आर्टिकल निकला था कभी। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं भी आज से कुछ
24-25 साल पहले जी आया। जी। और उसके बाद मुझे भी काफी जगह से ऑफर मिले कि यहाँ से हाँ जाया जा सके, हाँ और मैं सबको एक ही बात कहता था हाँ कि ये अंतिम पायदान है, हाँ। यहाँ से फिर हम आगे यहाँ कुछ रह रास्ता गए, है ही नहीं। और फिर यहाँ रहने के बाद में हम मतलब बस यूं कहिए कि यहीं के हो गए, जहाँ भी जा रहे हैं सब पहचानते हैं कि गुप्ता जी गुप्ता जी। बहुत सुंदर। हाँ। तो आज का जो युवा है हम्म जो चित्रकारी में जाना चाहता है, हम्म उसके लिए क्या संदेश है आपका? वो कैसे, क्योंकि जो जैसे आपने बात की कि हम देहरादून में जाए तो वहीं विभिन्न तरह के संस्थान खुले हुए हैं, तो ये जो कल्चर है जिसमें सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, तो जो असली कलाकार है वो तो निकल के नहीं अब आ पा देखिए रहा। आजकल जो है ना कला की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है, हम्म लोगों को कुछ मालूम नहीं है। जैसे तैसे किसी ने भी गली कूचे में कुछ कर लिया, अपना एक हॉबी सेंटर खोल दिया, कुछ कर दिया, और अपने आप को हम कलाकार हैं। आजकल जो सही में कलाकार हैं वो सब खामोश हो गए हैं। हम्म इस कलाकार को भी व्यापार बना दिया है। पहले बड़ी बड़ी गैलरियां जो है आर्टिस्टों को मिलती थी ग्रुप एग्जीबिशन के लिए, अब बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो गैलरी अपने आप ले लेती है। और कहती है इतना फीस है, अगर आप एग्जीबिशन करना चाहते हो जहांगीर आर्ट गैलरी में तो इतना पैसा आपको लगेगा, आप हमसे जुड़ जाओ। हम्म 15-15 हजार 20-20 हजार रुपये लेते हैं लोग, दे देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कैसा वर्क है नहीं है, वो अपना एग्जीबिशन, उनको तो पैसा मिल गया। तो इस प्रकार से तो कला को जो है ना एक बाजार बना दिया गया है। तो अध्ययन के क्षेत्र में 37 साल का एक अलग अनुभव है। हम्म इसके अलावा चित्रकारी क्षेत्र में आपको सरकार के द्वारा हम्म। काफी सारे, मैं देख रहा हूँ आपको काफी सारे सम्मान, हाँ, तो नेशनल जिस अवार्ड कुछ उनको कुछ काफी विशेष मिले हैं। सम्मानों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे बड़ा सम्मान तो ये कहेंगे कि हमको राष्ट्रपति अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला। वो हाँ, किसके द्वारा प्राप्त हुआ आपको? वो हूँ डॉक्टर के नारायणन। के नारायण। हाँ, ठीक है। उस समय वही राष्ट्रपति थे उनके। उसके अलावा और कौन कौन से सम्मान? उसके अलावा हमको अपने आर्ट फील्ड में मिला हुआ है, एक ही बार एक ही पेंटिंग में हमको 2 अवार्ड मिल गए अमृतसर इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से। एक तो बेस्ट पेंटिंग अवार्ड मिला, और दूसरा SG ठाकुर सिंह, बहुत बड़े पंजाब के कलाकार हुए हैं, बहुत बड़े कलाकार हुए हैं। मतलब उनकी बनाई हुई पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक, जब हम लोग शांति निकेतन में पढ़ते थे और किताब का पन्ना पलटते थे कहते थे कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस समय हम लोग का रुझान उधर ही था, आधुनिकता की तरफ कम था। देखिए, ये समय का अंतराल है। हाँ पुराने समय में एक कलाकार दूसरे कलाकार की प्रतिभा की सराहना करता था। हाँ आज हम जिस युग में जी रहे हैं, हाँ, एक कलाकार दूसरे कलाकार की प्रतिभा से जेलसी की भावना रखता है। बिल्कुल, ये हर क्षेत्र में हो हर रहा क्षेत्र में ये हो रहा है। है। ये केवल कला के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में। प्रतिभा का हाँ, सम्मान हमने करना अपने बंद कर आप दिया। को पहले था कि लोग दूसरों को अप्रिशिएट करते थे, आजकल जो है दूसरों को क्या, आजकल दूसरों की लोग टांग खींचते हैं। अब दूसरों का छोड़ो गुप्ता जी, हाँ आज की डेट में हम अपने परिवार में हाँ अपने परिवार में अगर एक महिला अच्छा कर जा रही है तो हाँ, पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है उसको। परिवार की बात, अब तो परिवार रहा नहीं। हम जो है, हमने जितना सुख लिया है परिवार का, अपने घर में थे, अपने ननिहाल जाते थे, अपने पिताजी के ननिहाल चले जाते थे, चाचा जी के ससुराल चले जाते थे, महीनों रहते थे, खेलते थे कूदते थे। हमारे उम्र के जो उस घर में बच्चे, मामा उमा चाचा उचा जो भी रिश्ते में लगे, सब मिल के हुए हल्ला, ये वो कैरम बोर्ड खेलना, इधर भागना उधर दौड़ना, सब खत्म। आज के बच्चे तो सिमट गए हैं टीवी में, मोबाइल में, अपने माँ बाप में। बिल्कुल। टीचर का हम लोग आज भी इतना इज्जत करते हैं, जो जिन टीचर ने हमको पढ़ाया हुआ मन होता है उनका चरण उठा के अपने माथों पे रख लें। तो जब हाँ एक्चुअली क्या होता है, जब गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे थे, हाँ तो मेरे को याद है कि हमने अपने जीवन काल में कभी सर शब्द का उपयोग नहीं किया। हाँ, नहीं हमने किया। हमेशा गुरु जी को हाँ, गुरु जी ही कहा है, गुरु जी का क्योंकि सर शब्द को सम्मानित शब्द नहीं है। नहीं। और इसमें एक ही शब्द, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, आज फिर वापस बोलना कि इंग्लिश में भाषा का बहुत, शब्दों का बहुत अभाव है। हाँ एक ही शब्द से बहुत सारे रिश्ते समेट दिए गए हैं। हाँ, अंकल। अंकल है तो पता नहीं क्या क्या अंकल हाँ है ना। वहां पे चाचा नहीं है, चाची नहीं है, भाई हाँ, भाई, दुनिया भर के रिश्ते हैं, मामा मामी। गैर आदमी है वो सब उसको भी हिंदी, अंकल बोल रहे वो हैं, सब हिंदी में ही अपने है। अपना ब्लड है उसको भी अंकल ही बस, बोल रहे हैं। तो उस वहां पे शब्दों का बहुत अभाव है। हम्म, और हमारी हिंदी
इतनी सक्षम है, उतनी धन्य है कि हमारे पास सब चीजों के अलग अलग शब्द हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सबके लिए अलग शब्द हैं और हम शब्दों से ही भाव आप लगा सकते हैं कि जब आप बोलते हैं तो इट मीन्स आप बहुत आदर दिए जा रहे हैं, और तुम पे आए तो समझ लो थोड़ा कम हो गया, और वहां आप और तुम के बीच में सिर्फ एक यू शब्द है। हाँ, आप भी यू हो और तुम पे भी यू हो, हाँ, तो वो चीज एक है। पर क्या करेंगे, ये वेस्टर्न कल्चर का जो आज की जनरेशन पे आ रहा है, और जैसे जनरेशन जिस हिसाब से बदल रही है, और इसके लिए कोई नहीं, हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने परिवारों को छोटा कर दिया, हाँ, और हम लोग ही उन परिवारों को एकल परिवारों में लेके आ गए। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो वो सब ठीक है, उसी का एक। पर आज की चर्चा आपके साथ, आज का संवाद वाकई मेरे लिए बड़ा बहुत ही अच्छा संवाद रहा है, कि इससे दर्शकों को भी मिलेगा एक आपकी एक जीवन यात्रा, एक शांति निकेतन से लेके एक विद्यालय के साथ जुड़ना, उसमें आपने अपने जीवन को जितनी सरलता के साथ हमसे साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि हमारे टीचर्स हुआ करते थे, जब कहीं पर भी एग्जीबिशन वगैरह होता था तो 50 वर्क फैला देते थे। आप पूछते थे इसमें से कौन सा एग्जीबिशन में देते, और आजकल आजकल अब 2 पेंटिंग बनाएंगे, अच्छा हर जगह वही एग्जीबिट हो, हमारा नाम अखबार में छप जाए। ये प्रॉब्लम है, ये समस्या यही है कि आज हम फास्ट फूड के युग में जी रहे हैं। आजकल जो है कट पेस्ट का जमाना हो गया है। हमने किताब लिखी है, हमारी लिखी हुई किताब पढ़ाई होती है। कल हमको वही पता चला, वही उनके चांसलर साहब के पास बैठे हुए थे, एक BHU का लड़का था, वो बताया कि सर वहाँ आपकी 150 किताब को मंगवाई गई, कि इतनी अच्छी किताब कोई है नहीं, उसको पढ़ के हम लोगों ने एग्जाम दिया। बहुत सुंदर। हाँ, हमने हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिखा हुआ है, पहले तो खुद छपाते थे, अब उसको MBD पब्लिकेशन है जालंधर की, उन्होंने ले लिया हुआ है। और ये मॉडर्न ABC फिजिक्स दिल्ली से जो निकलती है, केमिस्ट्री है, तो उसी में हमारी भी किताब आ रही है, फाइन आर्ट करके। हरियाणा बोर्ड में हिंदी में है, CBSE में इंग्लिश में है, और ये पढ़ाई हो रही है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ऐसा नहीं कि अभी कलाकार नहीं है, अभी भी बहुत कलाकार हैं, जैसे ऋषिकेश में एक हैं संजीव चेतन, जिनको हम कलाकार के रूप में मान सकते हैं। उसके अलावा आर्ट टीचर होना एक अलग बात है, और कलाकार होना एक अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में फर्क। हाँ, तो मतलब और देहरादून में 3-4 हैं, केवल 3-4 ही मैं बता रहा हूँ जिनको हम कलाकार कह सकते हैं, अदरवाइज जो है बस ऐसे ही है। नज़दीक में आर्ट्स कॉलेज चंडीगढ़ बहुत अच्छा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स कॉलेज है वो अच्छा है, वहाँ पे वाकई में प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तराशा जाता है। अगर कोई इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो इधर उधर न भटके, सही दिशा में आगे चले। और हमने कई लोगों को बताया कि भाई तुम यहाँ पढ़ जाओ अगर इस फील्ड में कुछ करना है। कई जगह हमको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है, जैसे नवोदय विद्यालय का होता है, कहीं होता है, तो अक्सर हम ये पूछ देते हैं कि आपने पेंटिंग या मूर्ति कला या कुछ भी आपने लिया है, तो इसका मेरे विचार से इसका 3 ही पैमाना है। एक तो या तो शादी करने के लिए लिया, लड़कियां अक्सर की आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट से कोई DMSP कोई भी शादी कर लेगा। एक है कि जीवन यापन के लिए, एक है आर्टिस्ट बनना। लेकिन आर्टिस्ट बनना बहुत कठिन है, जब तक आपकी अपनी शैली नहीं होगी, आप उस शैली में कोई सीरीज नहीं बनाएंगे, आप एग्जीबिशन नहीं करेंगे, आप उस फील्ड में आपका एक वर्चस्व नहीं होगा, तब तक हम तो ये कहेंगे, तब भी नहीं कहना चाहिए कि हम आर्टिस्ट हैं। भगवान से बड़ा कोई है। हम पत्ती को बना देते हैं तो उसको देख के लोग कहता है कि अरे क्या बना दिया, कितना बड़ा कलाकार। और जिसने बनाया, जिसमें जीवन है, हम कभी वैसा थोड़े बना सकते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ भगवान को बहुत समर्पित है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुप्ता जी, बहुत अच्छा संवाद आपके साथ आज का रहा। बस मतलब मेरे लिए तो धन्य होने वाली बात है, और मेरे दर्शकों के लिए भी। और जो बच्चे चित्रकारी में और इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, जरूर उनके लिए ये पॉडकास्ट आज बहुत प्रेरणादायक होने वाला है। सही आदमी के संपर्क में जाए कि हमको आगे बढ़ना है, कैसे जाए, नहीं तो वही मिसगाइड होके जीवन बेकार हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर। तो वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि संतान को जोड़ के रखिए संस्कारों से, और आप जुड़े रहिए अच्छे विचारों से, ताकि संवाद जारी रह सके। फिर मिलते हैं अगले संवाद में
किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते भारत।